अस्सलाम वालेकुम। एहतजाजी धरने के बाद इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है और पार्टी के अंदर तनकीद का भी और टूट फूट का भी काफ़ी ज़्यादा कवी इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सलमान अकरम राजा साहब ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। गो अभी पार्टी ने ऑफिशियली उसकी तस्दीक या उसकी कबूलियत के मुतल्लिक़ ऐलान नहीं किया, लेकिन राजा साहब जो थे उन्होंने कहा कि एज़ वकील तो अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहूँगा सेक्रेटरी जनरल के तौर पर और कंटिन्यू नहीं करना चाहता। पार्टी के अंदर से बहुत तनकीद हुई कि पंजाब वाली साइड से बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो ही नहीं पाई, बहुत ज़्यादा क्या हुई नहीं। सिर्फ केपी से जो अली मीन गंडापुर या बाकी जो काफ़िले उनके आए हैं वहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थी, लेकिन बाकी पाकिस्तान से पीटीआई के इस एहतजाज के अंदर नुमाइंदगी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से पार्टी क़यादत को तनकीद का सामना है। और इसी तरीके से धरने से जिस तरीके से अली मीन गंडापुर पहले भी जाते हैं और इस दफ़ा भी जिस तरीके से बुशरा बीबी और गंडापुर साहब एहतजाजी धरने को दरमियान में पीक के ऊपर छोड़ के जिस तरीके से गए, उसके ऊपर भी बहुत से जो इनके सीनियर रहनुमा सवाल उठा रहे हैं कि स्ट्रेटजी किसने, हिकमत अमली किसने बनाई थी। आपने इसको फाइनल कॉल कहा था कि ये आखिरी मार्का है हमारा, तो इस आखिरी मार्का का नाम देने के लिए आपके पास क्या ऐसे तरीक़ाकार मौजूद थे, क्या ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंस आपके पास दस्तयाब थी कि हम डी चौक पहुंच गए तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे, बस ये फ़ाइनल कॉल है, इसके बाद हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो ये बहुत सारे इस तरह के सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, उन्होंने पोलिटिकल कमेटी से और कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया और कौमी असम्बली की अपनी रुकनीत जो है उसके हवाले से भी ऐलान किया है कि वो इमरान खान से मिलने के बाद उसके इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे या जो भी फ़ैसला करेंगे वो इमरान खान से मुलाकात के बाद होगा, और इस्तीफ़ा भी दिया तो उसको पेश इमरान खान को ही करेंगे। तो ये ओवरऑल लुबिलबाब है। दूसरी तरफ खबरें चल रही हैं कि केपी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाने के ऊपर काबीना में गौर किया गया। एक खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगा दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए। तो ये सारी खबरें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं सनाउल्लाह खान, वज़ीर आज़म के मशीर हैं बराए सियासी अमूर, राना साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा शौकत यूसुफज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शौकत यूसुफज़ई साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शौकत साहब पहले आप ही बता दीजिए, अभी इस वक्त भी कमेटी का इजलास चल रहा है, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास, उसमें आपकी क़यादत बैठी हुई है। पार्टी के जो अभी एग्जिस्टिंग ऑफिस बेरर्स हैं उसके ऊपर बहुत शदीद तनकीद है, कुछ रोशनी डाली। डी चौक का फैसला तो हुआ, पार्टी का फैसला था, लेकिन मैंने जो फोकस किया वो ये देखा कि जब हम वहां से रवाना हुए, उधर तक पहुंचे, लोग तो काफी निकले थे और इमरान खान की कॉल पे तो लोग निकलते हैं, वर्कर्स निकले, लेकिन जो मेन पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप थी वो गायब रही मंजर से। और सबसे जो बड़ा खिला मैंने देखा वो ये था कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई हमारे दरमियान मुशावरत नहीं थी। तो डेफिनेटली हमने डी चौक तो जाना था, लेकिन उससे आगे हमारा कोई काम नहीं था। सबको कहा गया था कि जी उससे आगे नहीं जाना है। अब ये किस तरह हुआ कि मुझे नहीं इल्म है, लेकिन अगर लोग चले भी गए, वहां बैठ भी गए, तो मेरे ख्याल से जो हुकूमत ने रवैया इख्तियार किया कि जी इस तरह भगाना कि गोली मार के, ये सियासी कल्चर नहीं। पार्टी की आदत से गायब कौन कौन था? बहुत सारे थे जी। अब लीडरशिप तो जाहिर है मैंने तो नहीं देखी, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, और मैंने नहीं देखी तो मैंने अपनी आवाज उठाई, क्योंकि ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। और अगर ये हिकमत अमली हो जाती और हम सिर्फ जो अटक है ना, जहाँ पे पहला इन्होंने कंटेनर लगाया था, पाकिस्तान पहले से बंद था 2 दिन से, हम अटक पे बैठ जाते, कोई फैसला करने वाला होता वहीं पे बैठ जाते, 2 दिन भी बैठे रहते तो हुकूमत घुटने टेक देती। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा फैसला साजी पे हावी कौन था? फैसला साजी पे हावी कौन था? अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, बुशरा बीबी, कौन फैसला ले रहा था? मैं तो एक आम आदमी, आम वर्कर हूँ, मुझे नहीं पता। यही तो मैं पूछ रहा था ना कि भाई ये कौन, ये फैसले क्यों नहीं हुए पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। अगर वो ये कहते हैं कि जी हमारी बात नहीं मानी जाती थी, तो मैंने उनसे कहा कि फिर रिजाइन कर देते। जब फिर इतना बड़ा इवेंट कराने का फिर क्या मतलब? इमरान खान तो बेचारा जेल में पड़ा है, वो कह रहे हैं कि जी उसके नाम पे लोग निकल आए, आपको बड़े बड़े ओहदे मिले हैं और आप आराम से बैठे देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो मैंने उस पर तनकीद की है, मैं बिल्कुल आज भी उस पर कायम हूँ कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है इन लीडरशिप की तरफ से, और हमें डी चौक आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमें अपने मुतालबात अगर ना भी मनवाए जाते तो 1-2 मुतालबात तो हो ही जाते और कोई रास्ता निकल आता। वो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से उधर हुकूमत के पास भी जो वजीर दाखिला है वो पॉलिटिकल नहीं है। अगर भी थोड़ा बहुत अगर कुछ होता ना तो उस वक्त भी कुछ
इतना कुछ हो जाता। लेकिन बदकिस्मती मैं कहूँगा अच्छा, कि राना सनाउल्लाह साहब को भी प्रोग्राम में शामिल राना साहब, जो पहले भी धरने आप लोगों ने भी टैकल किए हैं, उसके नतीजे में जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ या ब्लू एरिया के अंदर वो आग वाग जलाई गई, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये गोलियां मारने वाली शिकायत जो थी इस दफ़ा तहरीक इंसाफ कर रही है, ये काफ़ी ज़्यादा शिकायत है। और इसके ऊपर आज मैंने BBC की अभी खबरें पढ़ी हैं, कुछ और इंटरनेशनल मीडिया पे गार्डियन ने इसके ऊपर आर्टिकल किया है। ये कुछ उसके ऊपर आप रोशनी डालिए, ये क्या वायलेशन हुई है, ऐसी कहीं एमुनिशन इस्तेमाल किया गया अदर देन रबर बुलेट्स, या क्या है इसके पीछे, थोड़ी सी वजाहत करिए। देखें नदीम मलिक साहब, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जो ये शुरका थे इस मजमे के या इस हमले के या इस रैली के, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो मुसल्लह नहीं थे, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने वायलेंस नहीं की। उन्होंने रास्ते में जगह जहाँ भी उनको रोका गया, उन्होंने भरपूर वायलेंस की, और उस वायलेंस के नतीजे में फोर्सेस के लोग, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए। अब जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जो ये ऑपरेशन हुआ यहाँ डी चौक के पास या चाइना चौक में, वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे गोलियाँ मारी गई हैं, और कोई 8 कह रहा है, कोई 12 कह रहा है, किसी ने 20 कहा, एक साहब 278 तक पहुँच गए। मामला ये है, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैंने तो यही देखा है कि लीडर जब खड़ा हो तो वर्कर वहाँ पे खड़ा भी होता है, लड़ता भी है, मरता भी है। लेकिन अगर लीडर राय फरार इख्तियार कर ले तो वर्कर ने फिर किस लिए लड़ना है और किस लिए वहाँ पे खड़ा होना है। अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बेगम साहिबा वहाँ से उस वक्त निकले हैं अपनी गाड़ी में बैठ के जब वहाँ पे टीयर गैसिंग हो रही थी। वो साफ उनकी वीडियो जो 2-3 इस बारे में वायरल है, उनको आप देख सकते हैं। इनको वर्कर्स रोक रहे हैं, बाज ने इनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो डंडे भी मारे हैं कि जी आप क्यों निकल रहे हैं। तो जब ये निकल गए तो फिर वहाँ पे किसी ने क्यों लड़ना था और किसी को क्यों गोली मारनी थी और वहाँ पे क्यों इस किस्म की वायलेंस होनी थी। जब ये निकले हैं तो उसी वक्त जो है वो वर्कर्स जो थे वो वहाँ से जो है वो निकल खड़े हुए। वो जिसको जिधर का रास्ता मिला उधर को उसने अपनी भाग के जो है वो जान बचाई। और इसमें एक और आप देखें, तकरीबन 950 आदमी गिरफ्तार हुआ है यहाँ इस्लामाबाद से। तकरीबन कोई 1150 आदमी गिरफ्तार हुआ है इधर अटक साइड पे पिंडी डिवीज़न में। ये तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग बनते हैं। इनमें से एक भी कोई MNA MPA नहीं है, इनमें से एक भी कोई मिनिस्टर नहीं है। वो भाई यहाँ से 950 आदमी पकड़ा गया है वहाँ से जहाँ पे धरने पे जो है वो अपना ये ऑपरेशन हुआ है। वो कोई तो मिनिस्टर ज़ख्मी होता, कोई MPA MNA ज़ख्मी होता, कोई जो है वो वहाँ से अरेस्ट होता। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे जो है वो 2-2.5 हज़ार बंदा जो है वो गिरफ्तार हो और लाने वाला कोई एक भी ना हो। मामला ये है कि जब वहाँ पे शाम को ये मालूम हुआ वहाँ पे कि यहाँ पे शायद लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को एक्शन करेंगी, ये सब निकल गए वहाँ से। और जब वहाँ पे टीयर गैसिंग हुई है तो जो लीडर थे जिनकी वजह से लोगों ने खड़ा होना था वहाँ पे, वो उनके सामने निकले हैं गाड़ी में बैठ के। तो उसके बाद वहाँ पे कोई जो है वो ऐसी सूरत ही नहीं थी कि वहाँ पे गोलियां चलाई जाती हैं, वहाँ पे बंदे मारे जाते। क्या काबीना के अंदर कोई ऐसी तजवीज़ या ऐसा जिक्र हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगा दिया जाए? देखें, जब कैबिनेट का इजलास होता है तो वहाँ पे बाइजाज़त वज़ीर आज़म कोई मेंबर कोई भी बात कर सकता है।
वहाँ पे लोगों ने या जो मुअज़्ज़ज़ कैबिनेट मेंबर्स थे उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। किसी ने पाबंदी की बात भी की, किसी ने कहा कि जी नहीं ये पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली मुनासिब नहीं होगा। किसी ने जो है वो ये भी कहा कि जी गवर्नर आज इसका ये हल है, ये क्या तरीका है कि इसको जो है वो एक सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत पे ऊपर हमला करे और वफाक जो है वो बिल्कुल कोई एक्शन ना ले सके। तो वहाँ पे मुख्तलिफ अजहार ख़याल हुआ है, डिस्कशन हुई है, सारी चीज़ों के ऊपर हुई है, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और यही एक अच्छा, बात मतलब ये वज़ीर तजवीज़ आज़म ने ज़ेर की गौर है रही कि है। मैं इस ठीक है पे काफ़ी ज़्यादा ये ये माम बड़ी खबर है कि वहाँ काबीना इजलास के अंदर मेंबर्स ने अपनी राय दी है कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए। बाज़ मेंबर्स ने, सारों ने नहीं, बाज़ मेंबर्स ने ये राय दी है। ये बड़ी डेवलपमेंट नहीं है राना साहब, नहीं आपकी नहीं काबीना बहुत ने अगर इस पे नहीं ऊपर गौर किया। बहुत मेम नहीं बहुत मेंबर्स ने ये राय नहीं दी। अगर किसी ने ये राय दी कि बैन कर दी जाए तो किसी ने ये राय भी दी कि ये मुनासिब नहीं है। अगर किसी ने ये राय दी कि गवर्नर राज लगा दिया जाए तो किसी ने ये कहा कि इसकी ये इम्प्लीकेशंस हैं। डिबेट हुई है, अज़हार ख्याल हुआ है, लेकिन इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और वज़ीर आज़म ने ये फरमाया कि इस बारे में जो अलाई पार्टीज़ हैं और इसमें जो है वो फर्दर जो है वो गौर व फिक्र किया जाएगा और उसके बाद कोई कंसेंसस के साथ अगर फ़ैसला होना हुआ तो वो होगा। क्या ऐसी भी कोई तजवीज़ आई राना साहब काबीना इजलास के अंदर कि केपी गवर्नमेंट जो है उसका जो शेयर है फेडरल रेवेन्यूज़ का, उसको उसके अंदर कमी ले आई जाए या उसके इख्तियारात के ऊपर चेक लगाया जाए, क्योंकि वहाँ से बड़ा एक एहतजाजी रैली लेकर चीफ मिनिस्टर जो थे वो इस्लामाबाद की तरफ आए हैं। कोई ऐसी तजवीज़ भी थी? नहीं, ये एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने ये ज़रूर बात की कि जो नुकसानात हुए हैं उनको जो है वो रिकवर किया जाए, क्योंकि ये नुकसानात जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक यानी सूबाई हुकूमत के फ़ैसले की वजह से हुए हैं। तो उस सूबाई हुकूमत को इन नुकसानात का ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये बात हुई है, लेकिन इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और नुकसानात का तखमीना क्या? नहीं, ये जनरल बात हुई है, तखमीना वगैरह की बात तो नहीं हुई। तखमीना लगाया जा सकता है अगर कोई रिकवरी की सूरत हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली क्या रिकवर हो सकता है, लीगली क्या इसका कोई जवाज़ हो सकता है, ये अभी जो है वो येट टू डिसाइड या वेरीफाई है कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। शौकत यूसुफ साहब, जो एहतजाजी रैली आनी थी, आमतौर पर पहले ख्याल ये था कि अली मीन गंडापुर उसको लीड करेंगे, बुशरा बीबी हो सकता है कि उसके अंदर मौजूद ना हो, लेकिन लास्ट फ्यू डेज़ की डेवलपमेंट ये थी कि फ़ैसला साजी के अमल में शायद बुशरा बीबी का रोल बढ़ गया था और एहतजाजी रैली के अंदर उनकी मौजूदगी भी। क्या बीबी अपनी मर्ज़ी से खुद आई या ये पार्टी का फ़ैसला था कि उनको इस एहतजाज के अंदर शामिल होना चाहिए? देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था। और बैरिस्टर सैफ की भी आपने सुनी कि जी, ये तो सरप्राइज है कि अगर पार्टी का फैसला नहीं था तो बीबी उसके साथ एक लीडिंग रोल में हमें नजर आई। पार्टी ने फैसला नहीं किया था, लेकिन बीबी खुद से अपने एक लीडिंग रोल खुद तो एज्यूम नहीं कर सकती। बुशरा बीबी मैं अभी भी कहता हूँ वो गैर सियासी खातून है। जाहिर है उसका शौहर जो है वो बेगुनाह जेल में है और वो अपने अपने जज्बात से निकली है और वहां तक पहुंची है। उसका देखें, ये तो किसी को इल्म नहीं था ना। ये जो हम वर्कर लेके गए, क्या हमने उनको ट्रेन किया था कि गोलियां बरसेंगी, आपने कहीं नहीं जाना है? या लीडर्स को कहा था कि ये इस तरह की कोई ट्रेनिंग हमने दी थी उनको कि यहाँ से गोली आएगी, वहां से गोली आएगी, आपने भागना नहीं? ये कोई बारिश हो रही थी कि बारिश से भागे हैं? मतलब देखें, ये तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी। जो जो हुकूमत ने काम किया वो इंतहाई गलत काम किया, तस्लीम कर ले। ये तो तारीख रकम हो गई है, ये कोई डकी चुपी बात तो नहीं है। आज अगर मीडिया खामोश है तो कल बोलेगा इसके ऊपर कि आपने कितना जुल्म किया है। आप शौकत बात ये है कि शौकत साहब, जो मैं तो किसी एक के वर्कर के भी मारे जाने के ऊपर उसकी मजम्मत भी करूंगा और दुख का इजहार भी करूंगा। एक सिक्योरिटी वाले के मारे के जाने के ऊपर भी तकलीफ का इजहार होना चाहिए। बहुत तकलीफ जो होता है कि कोई पाकिस्तानी इस तरह
बिला सबब बगैर किसी वजह के किसी भी स्टाल अंगेजी के नीचे में उसकी जान चली जाए। लेकिन आपकी जमात की जानिब से जो नंबर्स आ रहे हैं वो परेशान कुन है। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी इसके ऊपर बार बार इसरार किया था कि हमारे पास तस्दीक नहीं है कि दर्जनों मारे गए, तस्दीक नहीं है इसकी, अभी तक भी नहीं है। आपकी काबीना ने इसके ऊपर गौर किया है कि एक्चुअली वेरीफाइड नंबर कितना है जिनकी अमवात हुई इस एहतजाज के नतीजे में? वेरीफाइड, क्लेम नहीं। क्लेम बहुत हैं, क्लेम खतरनाक हैं, वो मैं उसको दोहराने से मैं गुरेज करता हूँ। जी देखिए, आपने रेंजर्स की बात की, पुलिस की बात की, क्या वो हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भाई नहीं है? ये वर्कर्स हमारे बच्चे भाई हैं। हमारे लिए तो सारे पाकिस्तानी है ना, और सारे हमारे। तो कोई भी शहीद हो, कोई भी जख्मी हो, कोई भी हो, सब पे अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए था। ये कहाँ से हुआ? किसने कहा था कि मोटरवे खोदो? गवर्नमेंट ने खुद खोदी है ना। तो मोटरवे खोदने से कोई आपका वेरीफाइबल नंबर क्या है जिन लोगों की गोली लगने से बात हुई? कोई वेरीफाइबल नंबर जिनका डेटा पूरा विद डिटेल अवेलेबल हो, फैमिली से वेरीफाई किया जा सके? मलिक साहब, इस पे 3-4 दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। कोई कह रहा है उनको जेल में डाला है, कोई कहता है कि जी वो शहीद हो गया है, कोई कहता है वो जख्मी है, कोई। ये 3-4-5 दिन और भी लगेंगे कि लोग घरों में ना आए, उनको पता चले, फिर वो थानों में देखेंगे, नहीं हुए तो वो सारे मिसिंग हो गए। ये तो बहुत बड़ा वाकया हुआ है ना, ये कोई मामूली वाकया नहीं हुआ है। इसकी तो अभी तो राना साहब ने एक नंबर बोला है कि 2 से 2,500 लोग गिरफ्तार हैं, 950 इस्लामाबाद से। जो आईजी ने भी नंबर, राना साहब ने भी उसकी तस्दीक कर दी है, और 1150 या 1100 के करीब लोग जो हैं वो अटक से गिरफ्तार हैं। तो आपको उस वेरिफिकेशन से पहले ये दर्जनों अमवात का नहीं कहना चाहिए था, इससे बहुत इश्ताल फैलता, गुस्सा आता है, मुझे भी सुन के गुस्सा आएगा, आपको भी आएगा। तो नंबर बोलते हुए हमें बहुत केयर करनी चाहिए। आपके ज़ख्मी लोग हैं इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में, उसकी बड़ी आसानी से तस्दीक की जा सकती है। कुछ एक की डेड बॉडीज की भी तस्दीक की जा सकती है, लेकिन दर्जनों के ऊपर कहना बहुत बहुत बड़ा एक एग्जेजरेशन हो जाएगी। मैं बोलूं अभी? अच्छा देखिए सर, बात यह है ना कि तादाद तो एक अलग बात है। तादाद तो मैंने, जाहिर है हमारे पास, हम इस्लामाबाद कोई जा नहीं सकता है, वहां पे अस्पताल कोई जा नहीं सकता है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। तो देखिए इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन ये अब मेरे शांगला में शहीद हुआ है, कल उसका जनाजा हुआ है, और मैं उसके सुबह जा रहा हूँ उसकी दुआ के लिए। और 5 जख्मी हैं, अगर नाम चाहिए मैं अभी आपको भेज देता हूँ, कंफर्म कर लें। एक जिले से, छोटा सा जिला यहाँ, इससे 5 लोग जख्मी हैं, गोलियां लगी हैं। वो नहीं लगा है, कोई शेलिंग वेलिंग नहीं हुई, गोलियां लगी हैं। ये जो कह रहे हैं कि जी कहीं गोली नहीं लगी, आज जो टबाद में शहीद हुआ था उसकी नमाज जनाजा हो गई, वो देख लें, उस पर भी गोलियां लगी हैं। तो ये जो गवर्नमेंट दावा कर रही है ना कि कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहा है। आपने उसकी भी तखसीस की है शौकत साहब, उसकी आपने तफरीक की है कि किसको बुलेट जो लगी हैं वो रबर बुलेट्स हैं और किसको लगी हैं जो दूसरी बंदूक की एमुनेशन की गोली है, लाइव एमुनेशन वाली हिट? दोनों की तखसीस है आपके पास? देखें, जो बंदा मरता है ना गोली से, अब आप उसको रबड़ की गोली कहें या ये इसको जो भी कहें, जो बंदूक की गोली है ना, जो अंधार से पार होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो मेरे ख्याल से कुछ दिन सब्र कर ले, ताकि पूरी तरह, क्योंकि हमें तो देखे ना इस वक्त जो पार्टी के सूरत हाल है, मैं तो इसी पे, तो मुझे वो हो रहा था कि मैंने कल जो गुस्सा किया तो कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो गए, पार्टी के लोग। लेकिन देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं। अच्छा, हम सियासी स्ट्रगल कर। मैं आप दोनों से इजाज़त से, साहिबजादा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। साहिबजादा साहब आपको खुशामदीद कहूँगा। साहिबजादा साहब, आपने पॉलिटिकल कमेटी से और ये कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है, इसकी वजूहात क्या है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सर मैंने रिज़ाइन किया है क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा था कि शायद पंजाब से लोग नहीं निकले, या ये नहीं हुआ, या वैसे नहीं हुआ। और आप जानते हैं मेरा हल्का, मेरे MPAs, ये तो पूरे मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे बड़ा जुलूस भी हमारा आया, कॉन्वॉय लेके हम भी एंटर हुए, और कुछ मेरी रिजर्वेशंस थी। मैंने अपने आप को बतौर इत्तेहादी हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रखा है, और आइंदा भी मैं रहूंगा। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? वेरी ऑनेस्ट, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? रिजर्वेशंस क्या है? सर कोई हिकमत अमली पर इख्तलाफ राय हो सकता है ना सर। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये था कि हमें एक तो अगर पंजाब को हम जनरल कॉल 24 की दे रहे हैं, तो हमें नॉर्थ रीजन पंजाब को KPK के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। साउथ, वेस्ट और सेंटर को हमें एक दिन का गैप दे के 25 तारीख को बाहर निकलने का कहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा नुक्ता नज़र ये था कि हमें मुज़ाकरात को एक चांस दे देना चाहिए था।
उसके ऊपर चूंकि हमारे पास नेट्स नहीं थे, कोई चीजें नहीं थी और एक क्रिटिसिज्म भी बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा था। सो ऑन दीज ग्राउंड्स टेक्निकल चीजें हैं, इन्हीं बुनियाद के ऊपर। क्या आप इस फैसले में शामिल थे कि डी चौक में जाके बैठना चाहिए, धरना देना चाहिए डी चौक में? सर नहीं, मैं तो इस फैसले मैं थ्रू आउट फैसलाबाद में रहा हूँ, अपना जुलूस और सारी चीजें लेके। आप भी इस फैसले का हिस्सा नहीं थे। ये एक सरप्राइज है कि ये फैसला कैसे हुआ, क्योंकि एक जो बैरिस्टर सैफ साहब ने बात बताई कि इमरान खान संगजानी में राजी थे बैठने के लिए, डी चौक का फैसला उनका नहीं था। तो ये क्या आज आपकी पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी में इसके ऊपर गौर हुआ कि ये कहाँ डिस्कस हुआ था कि डी चौक जाएंगे, और इमरान खान ने अगर संगजानी कहा था तो संगजानी में इंतजार क्यों नहीं किया कि टॉक्स को एक मौका मिल जाए? सर पॉलिटिकल कमेटी की तो मीटिंग अभी स्टार्ट हुई है और चल रही है, तो मैं उसके बारे में कभी बता नहीं सकता कि वहां पर ये डिस्कस होगा या नहीं होगा। और पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में बुशरा बीबी शामिल हैं? जी, बुशरा बीबी हैं इस मीटिंग में? नहीं, इस मीटिंग में इस वक्त तक तो नहीं है जी, मैंने जो देखा है अभी तक तो बुशरा बीबी नहीं है जी। अभी तक नहीं है। और आपकी जानिब से ये भी आया कि आप इमरान को मिलकर अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे, वो क्यों? सर वो इमरान खान साहब को बता के करूंगा इंशाल्लाह, वो कॉन्फिडेंस में लेके। वो इमरान को कॉन्फिडेंस में लेके फिर बात करेंगे। और एक आखिरी सिर्फ बता दें, सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की क्या वजूहत है? मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब ही जो थॉरो जेंटलमैन आपके इल्म में है कि वो उनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया पंजाब के हवाले से, और वो शायद अब्जॉर्ब नहीं कर पाए उस क्रिटिसिज्म को। इंतहाई थॉरो जेंटलमैन किस्म का शरीफुल नफ्स आदमी है और बहुत ज्यादा सियासत के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं रहे, तो इस वजह से सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब ने शायद फैसला किया कि अगर पीटीआई के लोग मेरे से राजी नहीं है तो मैं देता हूं इस्तीफा। लेकिन मेरा अपनी असेसमेंट यह है कि सलमान अकरम राजा साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए। क्या राजा साहब के साथ किसी पार्टी की आला शख्सियत की तल्ख कलामी हुई इजलास के अंदर? नहीं, नॉट टू माई नॉलेज जी। राजा साहब तलख कलामी वाले बंदे ही नहीं है जी। आप हम में से किसी की कहते हैं तो कुछ समझ में भी आएगी, राजा साहब की कोई तलख कलामी नहीं हुई जी। अच्छा, वो एक खबर शाम में सोशल मीडिया की जीनत बनी भी और उसकी तरदीद भी आ गई, अभी वो दोनों की डिनाइल आ चुकी है कि वो असद कैसर को लगाया जा रहा है पार्टी का हेड और अली मोहम्मद खान को सेक्रेटरी जनरल। क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है पीटीआई के सामने या कोर कमेटी के सामने? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई तजवीज़ अभी तक बिल्कुल नहीं है जी, और मैं कैटेगोरिकली इसे डिनाई कर रहा हूँ। और अली जफर साहब खुद इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, उनके साथ हमारी बात हुई है कुछ साथियों की, उन्होंने खुद भी इस स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया कि देयर इज नो सच रियलिटी, और आज तो खान साहब को मिल भी नहीं सका जी। बहुत शुक्रिया आपका साहब, ज़्यादा साथ रहे। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक ले लें, वापसी पर राना साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब, जो पहला आपसे सवाल था थोड़ा सा उसी को दोबारा शुरू करूँगा। आपने बहुत सारे धरने टैकल किए हैं, उसके आखिर में जो लोग ज़ख्मी हो जाए या अगर किसी की कोई डेड बॉडी रिकवर होती है या गोली लगने से किसी की मौत वाक़ होती है, उसका बाकायदा डाटा कंपाइल किया जाता है। इस दफ़ा हमें डाटा हासिल करने में दुश्वारी है, मैं भी आपको बता सकता हूँ एज ए जर्नलिस्ट कि हमें दुश्वारी है, स्वाय उस ऑफिशियल स्टेटमेंट के जो 2 हॉस्पिटल की हैं। आपको इसमें ज़्यादा शफाफियत का मुजाहरा करना चाहिए ताकि ये एक तनाज़ा ना बने, बल्कि उसमें जितनी शफाफियत होगी उतनी अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी। देखें, इसमें अगर कोई रुकावट है, क्योंकि जो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो अपने बयानात और अपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उन्होंने ओपन किए हैं। लेकिन अब अगर किसी हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा लोग चले जाएं रिकॉर्ड चेक करने के लिए और फिर वहाँ पे जो है वो कि उनको हॉस्पिटल में एक्सेस दी जाए कि वो वहाँ पे कोनों खुदरों में भी जाके देखें जी कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है, तो इससे तो पूरा फिर हॉस्पिटल का जो है वो निज़ाम ही बिगड़ सकता है और वहाँ पे जो मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं उनके लिए भी मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। लेकिन आप इस बात के ऊपर एतमाद और यकीन रखें कि ये जो इस किस्म की ख़बरें हैं ना जी, इतने लाख, इतने जो है वो हज़ार ज़ख्मी हो गए, इतने 100 जो है वो हलाक हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है। बग़ैर किसी सबूत के जो है ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और यही प्रोपेगेंडा जो है ये शुरू दिन से 10 साल हो गए हमें ये देख 2014 से कि इसी किस्म का जो है वो लोग ज़ख्मी हैं इशूज़ के ऊपर जो है वो लोग प्रोपेगेंडा जो है वो मैं आपको तस्दीक कर दूं, और उसमें से कुछ के मतलब ये भी बताया जाता है कि उनकी डेड बॉडीज़ भी, मैं इतना बड़ा नंबर नहीं बोल सकता लेकिन सम ऑफ देम 2, 4, 6, 8
कुछ नंबर है, मैं उसकी तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास वेरिफिकेशन का नहीं, ये इसी के ऊपर आपसे मैं शफाफियत की दरख्वास्त इस कर रहा नंबर की नहीं, देखें मलिक साहब, इस नंबर के तो जो हमें भी इंफॉर्मेशन है कि वो डेड बॉडीज़ लोगों को, उनके यानी लवाकिन को, उनकी फैमिलीज़ को भी पहुंची हैं, वहाँ पे जनाजे भी हुए हैं। लेकिन अगर तो आप इस नंबर को इसके करीब करीब रख के बात करें तो फिर तो चलो बात समझ आती है, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ज़्यादा बढ़ा के बात करें तो फिर वो जो है वो एक फिर प्रोपेगंडे के एग्जेजरेशन से तो मैं इश्ताल से ग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो मुख्तलिफ यहाँ रिपोर्टर्स थे उन्होंने, जब मैंने उनसे सवाल किया कि मुझे बताएं कि हॉस्पिटल में गन शॉट्स का क्या डाटा है दोनों हॉस्पिटल में और डेड बॉडीज़ कितनी है, तो वहाँ 8 और 9 का बॉडीज़ का तो काउंट हो सकता है 6 हो, 8 हो या 9, इससे कोई दरमियान का नंबर हो सकता है। इससे ज़्यादा मेरे लिए अभी कंफर्म करना मुश्किल है एज ए जर्नलिस्ट। मिल जाए डाटा तो मैं बता दूंगा, अभी तक नहीं है। लेकिन गन शॉट से जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो राना साहब, ये आपको ऐलान करना चाहिए कि कितना एक्चुअल डाटा कितना है। जी, इस बारे में जो यानी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो फिगर दिया गया है या जो बात हुई है, उसको ऊपर तो कोई यकीन करने को जो है वो दूसरी तरफ से जो है वो तैयार नहीं है। बाकी ये है कि मीडिया और सहाफ़ी जो हम अपने तौर पे भी जो है वो वेरिफिकेशंस कर रहे हैं, अपनी बात भी वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सर, अपनी वेरिफिकेशन अपने तौर पर करने गया था सर एक जर्नलिस्ट राना साहब, तो ये आपके ऊपर तो 20 किलो हेरोइन पकड़ी डाली गई थी ना, आपको तो उन्होंने पक्का ही अंदर रखना था या सजाए मौत देनी थी आपको। तो वो हमारा एक साथी चला गया सुबह वो मतीउल्लाह की पता करने, तो उसके ऊपर भी 250 ग्राम डाली गई है। तो हमें कोई बेहतर काम करना चाहिए राना साहब, कम से कम आपकी हुकूमत में तो ये काम नहीं करना चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो गलत हुआ है जिसने भी किया है, और उस FIR की मेरिट पे जो है वो तफ्तीश हो के तो जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसको राना साहब उसकी क्वैशमेंट ही करवा दें, कम से कम इस लाइव प्रोग्राम में इतनी तो कोशिश तो करें। वो जर्नलिस्टों के ऊपर ऐसी FIR है बड़ा जी बिल्कुल क्वैशमेंट होनी चाहिए। जो झूठी गलत FIRs हों उनको चलान नहीं होना चाहिए, उनको जो है वो खारिज ही होना चाहिए। शौकत यूसुफ साहब, आपकी पार्टी के सामने क्या हिकमत अमली है? क्योंकि पार्टी को एक बड़ा सेटबैक हो गया। ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस थी जो KP से आपने मोबिलाइजेशन की, लेकिन आपने एंड रिजल्ट अचीव कैसे करने हैं उसके ऊपर आपके पास हिकमत अमली नहीं थी। कहाँ बैठना चाहिए था, कहाँ रुकना चाहिए था, कहाँ मुज़ाकरात होनी चाहिए थी। मुज़ाकरात को आपको स्पेस देनी थी। ये क्राउड सिर्फ प्रेशर के लिए बिल्डअप था, बाकी आपको मुज़ाकरात से ही अचीव करना था, आपने उसको स्पेस नहीं दी। तो अब आपको बड़ा सेटबैक हो गया। दोबारा मोबिलाइजेशन चंद माह तो आप भूल जाइए कि मोबिलाइजेशन दोबारा कर सकेंगे। नहीं, देखें, हिकमत अमली तो बननी चाहिए और सीखना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल वर्कर्स को। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वर्कर मायूस नहीं है, क्योंकि वर्कर ने अपनी ड्यूटी पूरी की है और वर्कर आज भी चार्ज है। अगर इमरान खान कॉल देता है वो कल भी निकलने के लिए तैयार है। लेकिन हमें जो इस वक्त हायरार्की है हमारी, उस पर हम जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम चाहेंगे कि सियासी कल्चर को फरोग दिया जाए। तो हुकूमत जो है वो भी अपने उस रवैये के ऊपर नजरसानी करे। जब तक आप मुज़ाकरात और ये चीजें बंद कर देते हैं ना, तो उससे नुकसान होता है पॉलिटिकली भी और मुल्क को भी। तो जो रवैया वहां से मैं देख रहा हूँ, कल मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था प्राइम मिनिस्टर से कि वो इस तरह कहेगा कि जी ये तो दहशतगर्द है। ये तो अब आप जिम्मेदार शख्स हैं, आप किस तरह डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं? मतलब क्या सबूत है आपके पास? अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 नहीं 8 बंदे मरे, तो 8 क्यों मरे आखिर? वो तो पॉलिटिकल वर्कर थे, वो तो वहां पे एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, जान तो एक की भी नहीं जानी चाहिए। तो नहीं होना चाहिए। चाहे वो रेंजर्स की गई है, चाहे पुलिस की गई है, चाहे वर्कर की गई है, कंडेनेबल है। क्यों गई है? मतलब ये इस पे हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए थे कि वो सिक्योरिटी भी वाले बड़ी तादाद में जख्मी जो है ना, पुलिस वाले बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी भी तादाद है। जब हमारे रिपोर्टर्स को मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस वालों की बड़ी तादाद है जो जख्मी हैं। वो ये जो सरिये वरिये और इस तरह की चीज़ें और यहाँ पुलों से गिरने से भी जख्मी हुए हैं, वो बहुत तकलीफ दे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों तरफ से कोई भी जख्मी हो तो वो है तो हमारा ही भाई है जो भी जख्मी हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो एहतजाज का अपना रिजल्ट अचीव ना कर पाना है, क्या इमरान के लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी सियासी तौर पर? नहीं, देखिए, ये तो सियासी स्ट्रगल होती है ना। सियासी स्ट्रगल में ये तो नहीं होता। ये मैं समझता हूँ कि कुछ गलतियां हम कहें फाइनल कॉल,
फाइनल कॉल सियासत के अंदर तो फाइनल कॉल नहीं हो सकती है ना। आप सियासी तौर पे अपनी स्ट्रगल करेंगे, वो जीतते हारते ये स्ट्रगल खत्म नहीं होती है। इससे पहले भी आप देखें कि जब राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे, तो इमरान खान ने वहीं से कॉल ऑफ की और सारे वापस आ गए, तो लोगों ने कहा पार्टी खत्म शुरू। लेकिन उसके बाद आप देखें दोबारा खड़ी हो गई, तो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, ये खत्म नहीं होती है। हिकमत अमली चेंज करनी पड़ती है बार बार। और बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि हमारी मुशावरत नहीं थी। मुशावरत होती तो इससे बेहतरीन चांस नहीं था, हुकूमत घुटने टेक देती। अगर हम अटक पे भी बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती, लेकिन कितना खौफ था हुकूमत को। लेकिन ये जो उन्होंने फिर बाद में जो हशर किया, जिस तरीके से उन्होंने वर्करों को मारना शुरू किया, तो मेरे ख्याल से ये सियासी कल्चर नहीं था, इंसानी हकूक की संगीन वायलेशन हुई है। पूरी दुनिया के मीडिया बता रहा है कि संगीन वायलेशन हुई है। तो अब ये नहीं मानते हैं तो ना माने। ये कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ, जी बुलेट तो चली ही नहीं है। जब हम कह रहे हैं ठीक है, अगर आपको तादाद चाहिए तो इंशाल्लाह ये तादाद भी हम आपको दे देंगे, 2-3 तो मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, अभी आपको भेज भी दूंगा उनकी तस्वीरें, उनकी सब कुछ। लेकिन देखें, मसला ये है कि हम पॉलिटिकल कल्चर को क्यों खत्म करना चाहते हैं, हम क्यों मुज़ाकरात के रास्तों को बंद करना चाहते हैं, हम क्यों सबसे अपनी अपोनेंट पार्टी को हम कहते हैं ये दहशतगर्द है। तो फिर आप एक एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप जिस मनसब पे बैठे हैं, तो क्या आप जायज बैठे हैं? आप भी तो नाजायज तरीके से बैठे हैं। तो फिर आप अपने आप को दुरुस्त करार दे रहे हैं। एक जायज प्राइम मिनिस्टर कैसे ऑर्डर कर सकता है कि इधर गवर्नर राज लगाओ, इधर ये करो, इधर वो करो? ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। बदकिस्मती से सियासी कल्चर नहीं है। मैं अपनी तरफ भी कह रहा हूँ, ये हमें अब थोड़े से रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा। हमें मुल्क की सियासत को देख के आगे चलना होगा। ये कैसे दावे है कि जी मुल्क तरक्की कर गया? कहाँ से तरक्की है? आपकी रेमिटेंसेस खत्म हो गई, आपकी राज एक्सपोर्ट खत्म हो गई, आपकी डाउन चली जा रही है। फिर आप कहते हैं जी हम मुल्क तरक्की कर रहा था इसलिए हमने इन ये जो है ना, ये इंतशारी थी, इनको हमने खत्म किया। इससे आप खुशी मना रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। ये तो पॉलिटिकल वर्कर थे, इनके पास अच्छा, असला राना होता तो सनाउल्लाह फिर साहब, आपको छोड़ते वो। राना सनाउल्लाह साहब, जो पिछले 2 हफ्तों के दौरान में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, मुझे लगता था कि शायद उसके नतीजे में कुछ हालात बेहतर हो जाए। दुआ गो था मैं कि अल्लाह करे कि कोई आपकी जो कांटेक्ट है पीटीआई के साथ इस्टेब्लिश हुआ वो आगे चले और कुछ मामला बेहतरी की तरफ ले जाए। आपकी तरफ से मोहसिन नकवी हुकूमत की जानब से और दूसरी तरफ से बैरिस्टर गौहर और अली मीनी आपस में इंगेज कर रहे थे। बाकी लोगों ने, आपने भी शायद असद कैसर और बाकी लोगों से रब्ता साजी में आपने भी रोल अदा किया। ये क्या चीज़ अभी कंटिन्यू कर सकती है? क्योंकि आपको एक सोल्यूशन चाहिए। जो पीटीआई ने किया 2-4 रोज़ के अंदर करने की, हासिल करने की कोशिश की, वो नहीं हो सकता था। अब आपके लिए मौका है कि आप इंगेज करके आइंदा के लिए कम से कम सड़कों से इस सूरत हाल को ख़त्म कर सकते हैं। सड़कों पे तो सूरत हाल जो है वो कभी भी जो है वो कोई हल पेश नहीं कर सकती। हल या जो रेजोल्यूशन है वो तो टेबल पे ही होता है। और पीएमएलएन ने तो हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर जो है वो बात की है, यकीन रखा है। मियां नवाज शरीफ साहब और रिकॉर्ड हैं कि सबको जो है वो सर जोड़ के बैठना चाहिए, ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को, बल्कि उन्होंने तो जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा कि सभी को सर जोड़ के बैठना चाहिए। मेरा 40 साल सियासी तजर्बा है कि मुल्क जिस सूरत हाल में है, इसके बगैर जो है वो हम इससे निकल नहीं सकते। अभी ये 5 हफ्ते पहले अजलास था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए, पूरी जो लीडरशिप पीटीआई की बैठी थी, गौहर साहब थे, असद उमर साहब थे, उमर अयूब साहब थे, सबसे जाके उनकी सीटों पे मिले और हाल अहवाल किया और उसके बाद अपनी सीट पे आके कहा कि हम आपके साथ बैठने को, पॉलिटिकल डायलॉग को, मुज़ाकरात को तैयार हैं। लेकिन उसका कोई जवाब जो आया वो आपके इल्म में है। मामला ये है कि मैं तो ये राना साहब, आप अभी भी कोशिश कर सकते हैं। पॉलिटिकल, आपका जो असद कैसर के साथ कांटेक्ट है या बैरिस्टर गौहर को आप इंगेज करके, अली मीन को इंगेज करके इस तरफ ला सकते हैं। तो क्या उम्मीद रखें राना साहब कि आपका ये सियासी राब्ता चलेगा, एक बाकायदा निगोसिएशन का, मुज़ाकरात का अमल आगे चलेगा तहरीक इंसाफ से? मैं कहता हूँ कि जो पेशकश अपना मियां नवाज शरीफ ने या बाद में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने की है, उसको वापस तो किसी ने नहीं लिया। ये जो 26वीं तरमीम है, उसमें पार्लिमानी पार्टी में पीटीआई के लोग हमारे साथ बैठते रहे हैं, सारी बातें हुई हैं, मसवदे के ऊपर जो है वो सारी गुफ्तगू हुई है। तो मामला ये है कि ये पॉलिटिकल जो इस वक्त जो भी मसले मसाइल हैं,
पॉलिटिकल डायलॉग के अलावा इसका कोई और हल है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही और नहीं है। लेकिन पीटीआई की तरफ से सर आप ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप उनको दावत दे देते, बाकायदा शुरुआत करें। मुज़ाकरात करने से इनकार किया गया है। सर जितनी अच्छी आप ये बात कर रहे हैं, आपको उनको फॉर्मली इनवाइट करना चाहिए, अली मीन को, बैरिस्टर गौहर को, असद कैसर को, आप उनको इंगेज करें और आइंदा के लिए कोई रास्ता निकालें। जी बिल्कुल, हम इससे पहले भी जो है वो अय्याज सादिक साहब जो हमारे स्पीकर हैं, मैं भी मौजूद था। एजाज जो है वो सादिक साहब थे, पीटीआई के भी बड़े सीनियर लोग थे। मैं अब नाम किसी का नहीं लेता क्योंकि इससे भी जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो एतराज़ात हो जाते हैं। तो हमारी जो है वो इनफॉर्मल गुफ्तगू तो होती रहती है, लेकिन अगर बानी पीटीआई की तरफ से अगर इस बात की इजाज़त या इस बात का जो है वो अज़हार किया जाए तो क्यों नहीं बात हो सकती। सियासी जमातों और सियासी लीडरशिप में बात होगी तो मामला जो है वो रिजॉल्व होंगे। शौकत यूसुफ साहब, शायद आपकी जमात को जो बहुत सारी हिकमत अमली में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, उसमें से एक तब्दीली ये होनी चाहिए कि आप जो भी एहतजाज करें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन आपको बातचीत का दरवाज़ा खोलते हुए हुकूमत को बराह रास्त इंगेज करना चाहिए। वे फॉरवर्ड इसी में ही है, चाहे आप 10 लाख बंदा ला के क्राउड ले आए, फिर भी मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलना है। नदीम मलिक साहब, बात ये है ना कि ये पहली दफ़ा आप देख रहे हो कि जो वज़रा है ना वो पहले इश्तिहाल दिलाते हैं। ये राना सलमान साहब ने जो बात की, इस तरह बात तो किसी ने नहीं की ना। पहले तो वो इश्तिहाल दिलाते हैं ना कि अटक पार करके दिखाओ, यहाँ आके दिखाओ। ये वज़रा का स्टाइल नहीं होता है। जो एक तरफ कहते हैं कि हम तरक्की करना चाहते हैं, तो आप अमन कायम करके ही तरक्की कर सकते हैं ना। तो आप पहले इश्तिहाल राना साहब की दावत आपको कबूल है सर? राना साहब की दावत कबूल है आपको? सर मुज़ाकरात से तो कोई भी अगर इनकार करे तो वो पॉलिटिकल नहीं है। मैं तो बिल्कुल मैं मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मुज़ाकरात से हटे तो वो पॉलिटिकल बंदा नहीं हो सकता है। दलाइल पे बात हो सकती है, वो एग्री करे ना करे, लेकिन डायलॉग का रास्ता जो है वो कभी नहीं रुकता। देखिए, पहले मैं ये अर्ज करूँ कि इन्होंने ये जाके कहते हैं कि ये तो दहशतगर्द है, ये तो इंतशारी है। तो आप मुझे बताएं कि फिर किससे हम मुज़ाकरात करें? और अगर आप हमें दहशतगर्द समझते हैं और इंतशारी समझते हैं, और आपका अब सारा फोकस एक दिन में 4 वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये दहशतगर्द है, इनके साथ हम निपटेंगे, इनके साथ, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आई होप कि जो राना साहब ने बात की है ये आगे चले और मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ तस्वीर निकला है, पाकिस्तानी सियासत भी और पाकिस्तान एज ए कंट्री भी आगे चल सके। शौकत यूसुफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।